नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर। 5000 क्वेश्चन की जो नई सीरीज़ हमने शुरुआत की थी उसका ये अगला पार्ट है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर उनको देख लीजिए। आपके सामने प्रश्न है, पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना गया है। आंसर इज भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो CAG, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि 148 आर्टिकल 148 के तहत इसका जिक्र है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्त का संरक्षक माना गया है। इसमें आंसर गलत दिया रखा है, इसको थोड़ा काट लेना, सी आंसर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है, यानी कि जो शहर होता है उसका पहला नागरिक कौन होता है। दैट इज़ मेयर। मेयर इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ ए सिटी, ठीक है। यानी कि देश का, और देश का पहला नागरिक कौन होता है, आपको पता है, राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, लेकिन शहर का पहला नागरिक होता है मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल इस प्रकार से था। यानी कि राज्य परिषद जो बाद में राज्यसभा बनी आपकी, है ना, जो बाद में राज्यसभा बनी, और विधान परिषद जो बाद में आपकी क्या बनी, विधान परिषद जो थी बाद में आपकी क्या बनी, लोकसभा बनी। जो इस प्रकार से इनका कार्यकाल था 5 वर्ष एंड 3 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। वेलकम टू जीके बाय दीवान सर। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पर आपको हरियाणा जीके और तरह तरह की जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहती हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, ये हाई कोर्ट की पूछ रहा है, न कि सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट आपको पता है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक उपचार, जो मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक उपचार हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर दिए गए हैं, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, और वही 5 प्रकार के रिटें हाई कोर्ट जारी कर सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 226। नेक्स्ट है कि भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन हैं। जो भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन होते हैं, ये राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई, राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सी तीन सेकेंडरी परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। देखिए, ऊपर से दूसरी का पूछा गया है। आपको पता है, पहली होती है सियाल, है ना, दूसरी होती है सीमा, और तीसरी होती है निफे, निकल एंड आयरन। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, सीमा। सीमा इज द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। जो कुल अक्षांश हैं उनकी संख्या पूछी गई है, तो कुल अक्षांश होते हैं 180। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 180। नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है। जो देशांतर हैं उनकी संख्या पूछी गई है। देशांतर होते हैं 360। देशांतरों की संख्या होती है 360। बिल्कुल छोटे छोटे हल्के से प्रश्न हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसके सबसे नज़दीक कौन सा शहर पड़ता है। आपका सिंगापुर शहर इसके सबसे नज़दीक पड़ता है, याद रखना है इस बात को। वाह भाई वाह। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। जो GMT लाइन है, एक सेकंड, जो GMT लाइन है आपकी, ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है, ये आपके किस देश में है। यानी कि ये कहाँ से गुजरती है, लंदन से गुजरती है। लंदन कहाँ पे पड़ता है, UK में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, GMT लाइन है, जो इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, 1884 के अंदर, 1884।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? ये है नेपाल के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? नेपाल के अंदर। हल्का सा प्रश्न था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम पूछा गया है। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी भाई? एंडीज पर्वत। कौन सी हो जाएगी? एंडीज पर्वत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो, यानी कि जो सबसे एक्टिव वोल्केनो हो, ये पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? किलायू ज्वालामुखी है, जो किलायू वोल्केनो हो वो आज भी क्या है? सबसे सक्रिय है। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? जो कोटोपैक्सी है ये एक ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये इक्वाडोर के अंदर है। कहाँ पे है? इक्वाडोर के अंदर स्थित है कोटोपैक्सी वोल्केनो। नेक्स्ट है भाई, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? यानी कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अवर एटमॉस्फेयर 78%। 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है हमारे वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वही है, अगर 78% है तो यानी कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। वायुमंडल का सबसे जो स्थायी तत्व है, परमानेंट बोल सकते हैं इसको, परमानेंट एलिमेंट कौन सा होता है? जल वाष्प। जो जल वाष्प होते हैं, वेपर प्रेशर, वेपर जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर, एक सेकंड, वाटर वेपर, ये जो आपका सर्वाधिक स्थायी तत्व माना गया है। ओके, लोएस पठार स्थित है। जो लोएस पठार है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर दीजिए भाई। चलो ठीक है, तो लोएस पठार कहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका? चीन के अंदर। लोएस पठार चीन के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? वाह भाई वाह। जो ओजोन गैस होती है, आपको पता है जो ओजोन गैस है हमारा जो है यूवी रेज से क्या करती है? संरक्षण करती है। इसलिए यूवी रेज वायुमंडल की ऐसी गैस है जो है ना सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से हमारी रक्षा करती है। और वायुमंडल में जो ओजोन पाई जाती है उसका फॉर्मूला होता है O3। कैसा हो जाएगा? O3, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? जो शांत पेटी है आपकी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश के दोनों ओर पाई जाती है, इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया है? यानी कि द सिक्योरिटी वाल्व ऑफ अर्थ। द सिक्योरिटी वाल्व ऑफ अर्थ। अर्थ का सिक्योरिटी वाल्व कौन है? इनमें से ज्वालामुखी है, ओजोन गैस है, भूकंप है, नदियां हैं। मुझे पता है आप सब गलत जा रहे हो, ओजोन परत नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी, वोल्केनो। वोल्केनो इज द सिक्योरिटी वाल्व ऑफ अर्थ। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व वोल्केनो को कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक वलित पर्वत है। जो वलित पर्वत का उदाहरण कौन हो जाएगा इनमें से? वाह भी वाह, हिमालय पर्वत। जो आपको पता है हिमालय श्रृंखला है, जो हिमालय श्रृंखला वलित पर्वत का एक उदाहरण है कि नवीनतम पर्वतमाला है। इनमें से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? ओके, यूरोल जो पर्वतमाला है ये सबसे नवीनतम है। विश्व में सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? यूरोल पर्वत श्रृंखला। यूरोल पर्वत श्रृंखला सबसे नवीनतम है। ओके, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो विसुवियस ज्वालामुखी है आपका किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? इटली के अंदर, है ना? इटली के अंदर हो जाएगा विसुवियस ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कि माउंट एरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका। कहाँ पे हो जाएगा? अंटार्कटिका में आपका पड़ता है माउंट एरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे। जो दीर्घ रेडियो वेव्स हैं पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, यानी कि जाकर रिफ्लेक्ट होकर आती हैं? तो आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से, आयनोस्फेयर से।
नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होते हैं। जो भी आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वे वायुमंडल की किस परत पे या फिर सतह में जो कि पूछना चाहता है स्थित होते हैं, आपका हो जाएगा ये आयन मंडल। ठीक है, जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं हम भेजते हैं पृथ्वी से कम्युनिकेशन के लिए, वे सारे आयन मंडल के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है। जो जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर पाया जाता है, सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। जैसे ये आपका समुद्र है तो इस सागर के तल के ऊपर की जो लेयर है यहाँ पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है। जैसे आपको पता होगा बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर के अंदर पारा भरा होता है और वो अचानक से अगर गिर जाए, है ना, अचानक से यदि बैरोमीटर में पारा का जो स्तर है वो अगर गिर जाएगा तो हमें पता है वो किसका सूचक होता है, तूफान का। तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है यदि वायुदाब में अचानक क्या आ जाए, कमी आ जाए। नेक्स्ट है भाई कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। ये पूछना चाहता है कि रसायन मंडल का एक भाग वायुमंडल का कौन सा भाग है। आपका आंसर होना चाहिए ओजोन मंडल, क्योंकि ओजोन मंडल के अंदर ही क्या होता है, सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हवाई जहाज पर आए किस में उड़ते हैं। जो हवाई जहाज होते हैं आपके एरोप्लेन्स होते हैं, किस में उड़ते हैं प्राय, कहाँ पर उड़ते हैं आपके, ये उड़ते हैं समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, जो पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक होती है, शोभ मंडल। कौन सी हो जाएगी, शोभ मंडल। चक्रवात की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। जो चक्रवात होते हैं उनकी आकृति पूछी गई है, कैसी होती है, ओवल टाइप की होती है ना, ओवल यानी कि अंडाकार आकृति होती है। किनकी, चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है, ओवल होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। जो भी आपके चक्रवात होते हैं उनका जो शांत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भैया चक्षु। क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। चक्षु माने आँख, क्या बोलते हैं उसको, आँख बोलते हैं या फिर बोलेंगे हम चक्षु। नेक्स्ट है निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, मिश्रण जो है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश की है। हमें पता है हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, आज मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि हमारे यहाँ पूंजीवादी भी है और सोशलिज्म भी है, यानी कि समाजवाद और कैपिटलिज्म दोनों एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में ये दोनों हैं। और कब के बाद हैं, 1991 के बाद, जब अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलिज्म यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण, ये जब नीति लेके आए थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में, तब से हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई है। और जो इसका आंसर यहाँ पे मेरे हिसाब से गलत है, चीन दे रखा है, चीन नहीं होगा। ठीक है, भारत कर लेना भाई, बी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होगी। देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, सीधी बात है, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटी कम होगी, है ना। हेल्थ फैसिलिटी कम होगी तो गवर्नमेंट को जो भी सारा खर्चा कहाँ पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सारा खर्चा एचआरडी पे करना पड़ेगा, है ना। एचआरडी पे यदि गवर्नमेंट सारा खर्चा करेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ये पूछना चाहता है जो प्राइमरी सेक्टर है। आपको पता है इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसको बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे जितने भी आपके
एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि जहाँ से भी हमें कच्चा माल मिलता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा कृषि। और जो सेकेंडरी होता है इसके अंदर आ जाएंगे आपके औद्योगिक क्षेत्र, और टर्सरी में आ जाएंगे आपकी सारी सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को ही टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सेवाओं का उपभोग करते हैं, यानी कि बना बनाया तैयार माल जहाँ पर मिलता है उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। लेकिन जहाँ से कच्चा माल मिलता है उसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। जितने भी आपकी कल्चर हो जाएंगे जैसे पीसी कल्चर, एपी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, कृषि के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता के अंदर। लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित कर दिया गया। ये 3-4 बातें हैं रिजर्व बैंक के लिए, ये भी आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, और पहले इसके गवर्नर कौन थे, ओसब्रोन स्मिथ थे। लेकिन यदि भारतीय गवर्नर पूछे जाएं तो कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। 24वें, हाँ अभी ये हो जाएंगे 25वें नंबर के। लेकिन 23वें कौन थे, रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन, इन्होंने एक बुक लिखी थी आई डू वट आई डू। रघुराम जी राजन जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी आई डू वट आई डू, यानी कि करूँ तो क्या करूँ। ये पुस्तक थी, इन्होंने लिखी थी नोटबंदी के ऊपर। ठीक है, आई डू वट आई डू यानी कि करूँ तो क्या करूँ, ये पुस्तक इन्होंने लिखी, रघुराम जी राजन ने। किसके ऊपर लिखी, नोटबंदी के ऊपर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। पिछली वाली क्लास में भी ये प्रश्न कवर हुआ है, तो कौन हो जाएंगे, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये पूछना चाह रहा है कि जो निजी बैंक थे आपके, उनका जो कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। इनमें से यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, उनके संबंधी जो नियम बनाती है उनको निर्धारित कौन सी संस्था करती है। IMF करती है, UNO या फिर विश्व बैंक। ठीक है, कौन करती है भाई, विश्व बैंक करती है। नेक्स्ट है, और विश्व बैंक के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डेविड मालपास। कौन हो जाएंगे, डेविड मालपास। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। जो योजना आयोग है इसका गठन कब किया गया, यानी कि इसके स्थान पर वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है। क्या है, नीति आयोग है। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आप जो होगी कमेंट बॉक्स में बताना। और नीति आयोग और योजना आयोग दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1950 को की गई थी। यानी कि पहले योजना आयोग होता था और अभी योजना आयोग के स्थान पर हमारे पास क्या है, नीति आयोग है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। यानी कि जो नेशनल इनकम है, यानी कि हमारी नेशनल इनकम है, इसकी गणना कौन करती है, इसकी गणना करती है भैया CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना जो कि गणना करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी आप लोग सर्च करना और अपनी बुक के अंदर नोट कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य पंडित, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। एक ही नाम, चंद्रगुप्त के क्या थे, ये गुरु थे, प्रधानमंत्री थे। नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया। ये पूछना चाह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय समिति है, नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। 1950 में किया गया, 1949 में या 1948, 1960। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका गठन कब किया गया था, 1969 के अंदर। ठीक है, एक सेकंड,
एक सेकंड भाई। 1948 में इसका गठन किया गया था, नेशनल इनकम कमेटी। निम्नलिखित में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? यानी कि जो 10 रुपये का नोट है आपका, ये आपका कहलाता है विधि ग्राह्य मुद्रा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? क्या बात है भाई, जमा कर्ज की संतान है और जमा कर्ज की संतान है और कर्ज जमा की संतान है। केन्स ने, जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, एक अर्थशास्त्री थे ये केन्स, इन्होंने ये बात कही थी। सिख संप्रदाय के संपादक कौन हैं? सॉरी, संस्थापक कौन हैं? सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? गुरु नानक देव जी हैं। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। किस सुख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, यानी कि स्मॉल पॉक्स के कारण हो गई थी? गुरु हरकृष्ण जी की मृत्यु आपको पता होना चाहिए, चेचक के कारण हुई थी। किस गुरु ने सिखों को खालसा पंथ में परिणत कर योद्धा बनाया? कहना पूछना चाह रहा है भैया, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, दिखा नहीं क्या ऑप्शन? ठीक, अभी दिखेगा। यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अच्छा, हो गए प्रश्न आज के? ठीक है, यानी कि ये थे आपके आज के प्रश्न। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं आए तो भैया डिसलाइक का बटन आपके पास है ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।